फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे रूस देश के बारे में। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा अंतर महाद्वीपीय देश भी है। दुनिया का सबसे बड़ा इंटर कॉन्टिनेंटल देश है। रूस देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। इसका अगर देखा जाए तो 77% भाग 77% भाग एशिया महाद्वीप में और 23% भाग यूरोप में है। क्षेत्रफल देखा जाए तो 1.71 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। विश्व का लगभग 11% जो भूमि है वो रूस के पास है। जनसंख्या अगर देखा जाए तो जनसंख्या बहुत कम है, 14.6 करोड़ केवल जनसंख्या है रूस की। भाषा यहाँ मुख्य रूप से रूसी बोली जाती है और यहाँ का जो मुख्य धर्म है वो ईसाई है। इसके अलावा इस्लाम और यहूदी धर्म भी कुछ है। यूरोप को जो एशिया से अलग करने वाली सीमा है वो एक यूराल नदी है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। एक यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है और काकेशस पर्वत है। ये चार ऐसी जो प्राकृतिक सीमाएं हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। जैसे आप लोग चित्र में कैस्पियन सागर भी दिख रहा है। अब यदि हम लोग देखें कि रूस के बारे में, रूस के प्रमुख अगर हम देखें पड़ोसी देशों की बात किया जाए तो जिस तरीके से चीन के 14 पड़ोसी देश हैं उसी तरीके से रूस के भी 14 पड़ोसी देश हैं। ये दोनों ऐसे दुनिया के देश हैं जिसमें पड़ोसियों की संख्या रिकॉर्ड 14 देशों की है। तो अगर रूस के हम लोग पड़ोसी देशों की बात या अन्य चीज़ों की चर्चा करें तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बता दें कि अंतर महाद्वीपीय देश किसको कहा जाता है। अंतर महाद्वीपीय देश का मतलब ये होता है वह देश जिनका जो क्षेत्र होता है 2 या 2 से अधिक देश में हो, उनको अंतर महाद्वीपीय देश या इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। इसका वीडियो मैंने तो अंतर महाद्वीपीय देशों का, जितने दुनिया के अंतर महाद्वीपीय देश हैं उनका मैंने वीडियो अलग से बनाकर आप वीडियो में डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब रूस की हम लोग कई पक्षों की हम चर्चा करेंगे। उसके भौतिक पक्ष की चर्चा, उसके धार्मिक पक्ष की, उसके राजनैतिक पक्ष की, उसके सामरिक पक्ष की, उसके खनिज संसाधनों की, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यूरोप के प्रमुख जो पड़ोसी देश हैं उनकी हम लोग चर्चा कर लें। तो पोलैंड है, लिथुआनिया है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन की सीमा सबसे लंबी लगती है रूस के साथ, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की सीमा लगभग 17 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा उत्तर कोरिया के साथ और सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ लगती है। कुल 14 देशों के साथ लगती है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कुछ और इसके बारे में कर लेते हैं। रूस के भौगोलिक प्रदेश के बारे में, ये ज्योग्राफिकल प्रदेश के बारे में हम चर्चा रूस के करते हैं। तो रूस को भौगोलिक आधार पे कई भागों में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से 8 भाग में बांटते हैं। इसमें एक एक चर्चा करेंगे हम। एक यूरोपीय रूस है इसका, यह रूस का पश्चिमी भाग है, यानी यूराल पर्वत के पश्चिम में है। इसे हम यूरोपीय रूस कहते हैं। क्षेत्रफल 23% है पूरे रूस के क्षेत्रफल का। जनसंख्या लेकिन 70% लगभग यहीं पर रहती है। यानी यूरोपीय रूस में जो क्षेत्रफल है रूस का लगभग 23%, लेकिन जनसंख्या लगभग 70% रहती है। उराल पर्वत के पश्चिम में भाग है, पूर्वी यूरोप का भाग माना जाता है। देखिए ये जो रूस है इसको पूर्वी यूरोप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है और क्षेत्र एशिया में ज़्यादा है, लेकिन इसको यूरोपीय देश माना जाता है क्योंकि जो इसकी राजधानी है या प्रमुख जो जनसंख्या है ये यूरोपीय भाग में है। तो इसको हम लोग यूरोपीय देश के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं राजनीतिक रूप से। तो पूर्वी यूरोप का भाग है ये, आप लोग जैसा जानते हैं। पूर्वी जो यूरोप का जो भाग है ये समतल है, ये धरातल इसका समतल है, उपजाऊ ज़मीन है और दक्षिणी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे बहने वाली नदियों में देखा जाए तो वोल्गा, डॉन, नीपर नदियाँ इसी क्षेत्र में बहती हैं। यूरोपीय रूस और यूरेशियाई रूस के मध्य, अगर मैं एक बार पुनः बता दूं कि सीमा कौन बनाता है, अलग कौन करता है, तो सबसे जो प्रमुख है वो यूराल पर्वत है। इसके अलावा यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत। ये आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूरोप और एशिया के बीच सीमा कौन बनाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूरोपीय रूस और एशियाई रूस, यानी जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है उसके मध्य सीमा कौन बनाता है। तो यूराल पर्वत सबसे प्रमुख, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत। एक क्षेत्र और पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, ये दुनिया का सबसे बड़ा समतल मैदान है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो समतल मैदान है, सबसे बड़े क्षेत्र का मैदान पाया जाता है, ये पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है।
इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ कहीं कहीं दलदल भी पाया जाता है, झीलें भी पाई जाती है। जलवायु बहुत ठंडी और कठोर प्रकार की, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अक्सर यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए खेती यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन यहाँ प्राकृतिक गैस और जो खनिज तेल है पर्याप्त मात्रा में पश्चिमी साइबेरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य साइबेरिया जो पठार में देखें, ये अगर हम देखें ये पठारी भाग, तो पश्चिम में इसके येनिसी नदी हो, पूर्व में अगर जाएंगे तो लीना नदी, इन दोनों नदियों के बीच में है। येनिसी नदी और लीना नदी के बीच में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे खेती नहीं होता क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, हीरा, सोना, तांबा, निकल जैसे जो खनिज हैं पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम पूर्वी साइबेरिया की बात करें तो इसमें साइबेरिया के सुदूरवर्ती जो भाग हैं, यानी जो फार ईस्टर्न रीजन है, और कमचटका प्रायद्वीप को शामिल किया जाता है। कमचटका प्रायद्वीप की भी चर्चा आप लोग से हम करेंगे भी। कमचटका प्रायद्वीप में अभी जो भूकंप भी आया था और जो घटना हुई थी आप लोग की, सुनामी की घटना भी हाल ही में हुई थी, तो इसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। इसका अगर हम लोग विस्तार में देखा जाए तो लीना नदी से पूर्व में प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर तक का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी साइबेरिया के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ कई पर्वत पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं, भूकंपीय क्षेत्र भी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ये साइबेरिया का यानी प्रशांत महासागर का जो तटीय भाग है ये रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। तो यानी ज्वालामुखी की घटनाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, भूकंप भी आता है। यहाँ के अगर प्रमुख पर्वतों को देखा जाए तो बरखोयास्क है आपका, बरखोयास्क मुख्य पर्वत है। इसके अलावा जो कामचटका है, कामचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी भी है। और हम एक बार पुनः बता दें क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, इसलिए ज्वालामुखी यहाँ खूब ढेर सारी आती है। इसके अलावा स्टानोवाय पर्वत है, कोरियाक पर्वत भी यहाँ पे है। यहाँ मुख्य रूप से सोना, कोयला तथा धातुओं से समृद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ये भाग मुख्य रूप से पर्वतीय है, यानी पूर्वी साइबेरिया का जो भाग है मुख्य रूप से पर्वतीय है। रूस का उत्तरी तटीय क्षेत्र की बात चर्चा करें तो आर्कटिक जो महासागर है उसका जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये कहा जाता है, आर्कटिक महासागर से घिरे हुए क्षेत्र को रूस का उत्तरी तटीय क्षेत्र कहा जाता है। लंबाई अगर हम लोग देखें तो लगभग 2400 किलोमीटर है। यहाँ कई समुद्र पाए जाते हैं, जैसे वारंट सागर, कारा सागर, लैप्टोव सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, चुकची सागर, अभी आप लोगों को चित्र में हम दिखाएंगे भी। ये सागर कहा जाए, ये जितने भी सागर हमने बताए ये आर्कटिक महासागर के ही भाग हैं। यह ध्रुवीय उपध्रुवीय जलवायु वाला यानी बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु क्षेत्र है। यहाँ कई बड़े द्वीप भी हैं, जिसमें एक है नोवाया जेमलिया, न्यू साइबेरिया द्वीप, ये कई प्रमुख द्वीप भी हैं। अगर इस क्षेत्र में जाओगे तो आपको चुकची या कूत जैसी जनजातियाँ भी मिलेंगी, यानी रूस का जो आर्कटिक तटीय क्षेत्र है। एक क्षेत्र इसका है कैस्पियन सागर और काला सागर का क्षेत्र। यह क्षेत्र अगर हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए बहुत समृद्ध क्षेत्र है। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग से कि रूस के प्रमुख पर्वतों की अगर हम लोग चर्चा करें, कभी कभी आता है आप लोग में, तो प्रमुख जो पर्वत हैं यूराल, काकेशस, अल्टाई, साइमनी, कमचटका, बरखोयास, कोलिमा, एक एक करके थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ के पर्वतों की। तो यहाँ का जो पर्वत है, बीच बीच में आप लोग को यहाँ जो होने वाली फसलों अन्य चीज़ों को हम लोग चित्र में आप लोग को दिखाते हैं। यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है, जिसे हम लोग जानते हैं। यह उत्तरी सागर से नहीं, आर्कटिक सागर से शुरू होता है और कजाकिस्तान के बीच लगभग 2500 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। इसके पूर्व में देखा जाए तो साइबेरिया वाला क्षेत्र कहा जाता है और पश्चिम में इसके यूरोपीय रूस है। खनिज संपदा से संपन्न है, खासकर धातुएं यहाँ बहुत ढेर सारी पाई जाती हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा, सोना, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कोयला और पेट्रोलियम के भी पर्याप्त भंडार यहाँ पाए जाते हैं। यही कारण है यहाँ कई औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों के अधिक विकास और अधिक खनिज संसाधन पाए जाने के कारण यूराल पर्वत को रूस का बैकबोन कहा जाता है। रूस का क्या कहलाता है? बैकबोन कहलाता है। इसके अलावा एक काकेशस पर्वत है। रूस के दक्षिणी भाग में देखेंगे, एक कभी कभी क्वेश्चन आता है, कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य एक पर्वत फैला हुआ है, इसको बोला जाता है काकेशस पर्वत। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। यह रूस के साथ साथ ये अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया देश में भी फैला हुआ है। और हम आपको बता दें कि जो अजरबैजान है, जॉर्जिया है और आर्मेनिया, इन तीनों देशों को काकेशस देश भी कहा जाता है। इन तीनों को तो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। और यहाँ पे एक चोटी है माउंट एल्ब्रस,
माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो काकेशस पर्वत है। इस क्षेत्र में भी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और लौह अयस्क के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में। एक और स्थान पर्वत का नाम बर्खोयास पर्वत, काफ़ी चर्चा रहता है इसका। ये उत्तरी साइबेरिया में स्थित है, लेना और याना नदी के बीच में। इसका विस्तार लगभग उत्तरी ध्रुवीय वृत्त यानी लगभग 66.5 अंश के आसपास है, यानी काफ़ी उत्तर भाग में है। लंबाई 1200 किलोमीटर, ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट मस्खाया है, इसकी लगभग 2959 किलोमीटर। बरखों यास्क और वाई मेयाकान, देखिए ध्यान दीजिएगा, बरखों यास और ओ माई कौन जो जगह है, इसको नॉर्दर्न पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तापमान बहुत कम हो जाता है, -60 से भी कम हो जाता है बरखों यास और ओ माइकॉन में। ओमाइकान एक गांव है, आपको बता दें कि इसमें 500 से लेकर 800 की आबादी है और दुनिया का सबसे अधिक ठंडा हुआ बसा स्थान है। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ओई माइकॉन जो जगह है ये दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। और 1933 में देखा जाए तो यहाँ -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, इतना ज़्यादा कम तापमान होता है जो उत्तरी गोलार्ध का एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो रेंडियार और मछली पालन मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि धरातल परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब बर्फ़ जमी हुई है, तो कोई फसल यहाँ पे होती नहीं। रेंडियार, मछली पालन और अन्य शिकार के ऊपर जीवन इनका चलता है। एक कोलिमा पर्वत की चर्चा आप लोग से कर लें। कोलिमा पर्वत साइबेरिया में है, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। परमाफ्रॉस्ट में यानी लगभग पूरी बर्फ़ जमी रहती है। खेती यहाँ नहीं होता, लेकिन खनिज संसाधन बहुत पाया जाता है, जैसे सोना, कोयला, टिन के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। और सोवियत संघ काल जब था, जब रूस नहीं था, सोवियत संघ काल में यानी 1991 से पहले यहाँ बड़े पैमाने पर खनन होता था। और स्टालिन जब यहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके समय में यहाँ कहा जाता फोर्स्ड लेबर कैंप यहाँ बने हुए थे, यानी जो लेबर थे, जो अपराधी थे, उनको, कैदी थे, उनको पकड़ के यहीं पे लाया जाता था। और इन कठोर परिस्थितियों में, इतनी ठंडियों में यहाँ पे उनसे खनन का, सड़क निर्माण कार्य किया जाता था। इसलिए जो कोलिमा पर्वत क्षेत्र को इतिहास में मौत की धरती कहा जाता है, मौत की धरती कहा जाता है कोलिमा पर्वत को। एक चर्चा और हम लोग कर लें कामचटका प्रायद्वीप का, जो भी चर्चा में भी काफ़ी रहा है भूकंप आने के कारण। यह सुदूर पूर्वी क्षेत्र में, काफ़ी सुदूर पूर्वी क्षेत्र में, एकदम किनारे प्रशांत महासागर के तटीय भाग में है। 2.7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह प्रायद्वीप फैला हुआ है। और इसको देखोगे तो ओकोटोस सागर, प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर से घिरा हुआ है ये पेनिनसुला। रिंग ऑफ फायर का भाग है। लगभग 300 ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं कमचटका प्रायद्वीप में, जिसमें 30 सक्रिय ज्वालामुखी है। कई हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, कई गीजर्स पाए जाते हैं। आबादी लगभग 4 लाख है। रूस का नौसैनिक अड्डा भी यहाँ है। और इसको, कमचटका प्रायद्वीप को, ज्वालामुखियों और गीजरों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आता है, ज्वालामुखी और भूकंप बहुत आता है। रिंग ऑफ फायर का ये भाग है। अब एक चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं रूस की प्रमुख नदियों की। तो यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदी है वोल्गा नदी है। यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है, यानी यूरोपीय वाले रूस में बहती है। लगभग 3530 किलोमीटर है। वल्डाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस की राष्ट्रीय नदी वोल्गा को कहा जाता है। वोल्गा जो डान नहर है उसके द्वारा इसको काला सागर तथा बाल्टिक सागर से भी जोड़ दिया गया है। रूस के आंतरिक जलमार्ग का ये मुख्य आधार है। विद्युत निर्माण तथा सिंचाई की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रूस की अन्य जो नदियाँ हैं, ओब नदी है, एनसी नदी है। एनसी नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा लीना नदी है, एक आमूर नदी है। आमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। एक डॉन नदी है, रूस के मध्य भाग में बहती है। एक नेवा नदी है, जिसपे रूस का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। इसके अलावा मास्कोवा नदी, जिसपे यहाँ की राजधानी मास्को स्थित है। एक कुबान नदी, इसका उद्गम काकेशस पर्वत से होता है, काला सागर में गिरती है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि रूस में कई नदियाँ भी हैं, कई पर्वत भी हैं। अगर हम लोग देखते हैं रूस में, यदि रूस की प्रमुख झीलों की चर्चा करें तो यहाँ के बैकाल झील है। जैसा हम लोग जानते हैं बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन झील है और दुनिया की सबसे गहरी झील है। दक्षिणी साइबेरिया में है। इस पर मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। इसके अलावा एक लाडोगा झील है, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है, सेंट पीटर्सबर्ग के पास है। ध्यान दीजिएगा, बैकाल जो झील है ये साइबेरिया यानी ये एशिया वाले भाग में है, और लाडोगा झील क्या है, ये यूरोप वाले भाग में है और ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये कोनेगा झील है, ये लाडोगा पास की ही झील है और ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। एक पीपस झील है। इसके अलावा तायम्मार झील है,
ये उत्तरी साइबेरिया में। विश्व की सबसे बड़ी उत्तरी झील अगर देखा जाए तो तयम्बार झील है। इसके अलावा रूस के अगर हम लोग देखें प्रमुख पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वाले क्षेत्र को अगर हम लोग देखा जाए जो यहाँ पे मिलता है, तो पश्चिमी साइबेरिया ये रूस का सबसे बड़ा खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ अगर देखेंगे रूस के जो साइबेरिया यानी पश्चिमी साइबेरिया वाले क्षेत्र में, तो यहाँ प्रमुख जो क्षेत्र देखेंगे ट्यूमन है, खाटे मानसी है, यमलो है, नेतेस है। रूस का लगभग 70% जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रूस के पश्चिमी साइबेरिया वाले भाग से निकाला जाता है। इसके अलावा वोल्गा यूराल क्षेत्र, इसके दूसरा बाकू भी कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र यहाँ जाओगे तो ततारस्तान मिलेगा, समारा मिलेगा, परम मिलेगा, उफा मिलेगा। तो बाकू का मतलब, बाकू तो जैसा जानते हैं अजरबैजान की राजधानी और जो अजरबैजान भी का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तरी काकासस क्षेत्र में सखालिन क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र में भी काफ़ी मात्रा में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मिलता है। इसके अलावा अगर कोयला की दृष्टि से देखा जाए, और हम आपको बता दें कि रूस जो पेट्रोलियम का दूसरा प्रमुख निर्यातक देश भी है, प्रमुख भंडार वाला देश भी है। एक कुजनेस बेसिन है, यानी कोयला की दृष्टि से हम लोग देखें, कोल की दृष्टि से तो कुजनेस या जिसको कुजबास भी कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है रूस का 50% कोयला यहीं से निकाला जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला होता है ये दक्षिणी साइबेरिया वाले क्षेत्र में। इसके अलावा एक अन्य कोयला क्षेत्र यहाँ का पिचोरा बेसिन है, ये उत्तरी यूराल में है। इसके अलावा डोनेस्क, जो डोनेस्क क्षेत्र है ये रूस और यूक्रेन में है, इसको डोनबास भी कहा जाता है। रूस और यूक्रेन दोनों में पड़ता है ये क्षेत्र, पड़ता है जो आप लोग का डोनबास। देखिए कैस्पियन सागर झील भी है। कैस्पियन सागर झील जैसे जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ये भी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है और इसमें 5 देशों के मध्य ये स्थित है। इस पर भी मैंने वीडियो आप लोगों को बना रखा है, जिसमें रूस की भी सीमा इससे लगती है कैस्पियन सागर से। एक चर्चा होती है अक्सर ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है और ये रूस के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ती है। अगर हम लोग देखें तो इसका जो विस्तार है पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर पर एक बंदरगाह है, व्लादिवोस्टोक से शुरू होता है और मॉस्को तक जाता है जो राजधानी है रूस की। इसकी लंबाई 9289 किलोमीटर, लगभग 9300 किलोमीटर है और ये 8 टाइम जोन को पार करती है और यूरोप को एशिया से जोड़ती है और इसको बैकबोन ऑफ रसिया भी कहा जाता है। इसकी एक शाखा, ध्यान दीजिएगा, एक शाखा इसकी उलन बटोर यानी मंगोलिया से, जो मंगोलिया की राजधानी है, तथा एक शाखा इसकी बीजिंग चीन की राजधानी में भी जाती है। अर्थात ये 3 देशों को जोड़ती है, मंगोलिया, चीन और रसिया को भी। और हम आपको बता दें कि इसकी एक शाखा अगर हम लोग देखें ट्रांस साइबेरियन की, तो मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग, जो आप लोग का एकदम सबसे पूर्वी बंदरगाह है यानी यूरोप वाले क्षेत्र में, सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य भी बनी हुई। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार हो जाता है एकदम पूर्वी भाग व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक इसका विस्तार हो जाता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग का। इसका निर्माण कार्य जो चला था 1891 से लेकर 1916 के मध्य, लगभग 25 सालों तक इसका निर्माण कार्य चला था। रूस के प्रमुख शहरों की बात किया जाए तो यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है मॉस्को है, ये रूस की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। क्रेमलिन, रेड स्क्वायर और सेंट बेजिल, जो सेंट बेजिल है, यहाँ के जो प्रमुख स्थान हैं। ये एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक स्थल है। स्थापना इसकी अगर देखा जाए तो 1147 में हुआ थी, मस्कोवा नदी के किनारे है। यूरोप का भी सबसे बड़ा शहर है ये और इसके त्रिभुजाकार जो क्षेत्र में फैला हुआ है क्रेमलिन, रेड स्क्वायर और सेंट बेजिल चर्च, ये विश्व प्रसिद्ध है। इसे अरबपतियों का शहर भी कहा जाता है। जो दूसरा प्रमुख शहर है रूस का, उसको सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, जिसे पेत्रोग्राड तथा लेनिनग्राड भी इसका नाम है, पुराना नाम। मॉस्को के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बाल्टिक सागर तट पर स्थित है। आबादी देखा जाए तो लगभग 56 लाख है। ये यूरोप का भी देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये जो शहर है ये रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और इसको रूस का समुद्री द्वार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1703 में पीटर महान द्वारा की गई थी और ये एक समय तक रूस की राजधानी भी रहा, 1713 से लेकर 1918 के मध्य। और जैसा हम जानते हैं कि 1918 में मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के स्थान पे राजधानी बन गया रूस की। रूस की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को। इसे यूरोप की खिड़की भी कहा जाता है, नहरों का शहर भी कहा जाता है, इसको उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है। व्हाइट नाइट उत्सव के लिए ये प्रसिद्ध है और कहा जाता है यहाँ गर्मियों में सूरज नहीं डूबता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण शहर है यहाँ का नोवोसिबिर्स्क, आबादी इसकी लगभग 16 लाख है। ये साइबेरिया वाले क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। इसको रूस का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ओब नदी तट पर है
और इस शहर को जो नोवोसिबिर्स्क है, इसको साइबेरिया का शिकागो भी कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई रेलवे लाइन आकर मिलती है। एक एकतेरिनबर्ग शहर है। इसके अलावा कजान शहर है, ये ततारस्तान की राजधानी है। तो ये, और इसके अलावा एक निजनी शहर है, निजनी नोवाग्रोद है, चेलियाबिस्क है, ओमस्क शहर है, रोस्तोव शहर है और समारा शहर है। ये रूस के प्रमुख शहर है, लेकिन जो मेन शहर इसके हैं सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, नोवोसिबिर्स्क, येकतेरिनबर्ग, कजान, ये मेन शहर यहाँ के हैं। तो इस तरीके से रूस का हम लोग बता दें कि लगभग 75% आबादी जो है वो शहरों में रहती है और लगभग 25% जो आबादी है वो गाँव में रहती है। थोड़ा सा बात और रूस के बारे में बता दें। रूस का जो साम्राज्य एक दौर में एक बहुत विशाल साम्राज्य था। 1721 से लेके 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ये अपने चरम पे फैल गया था और कहा जाता है ब्रिटिश तथा जो मंगोल साम्राज्य था उसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था एक दौर में। इसका क्षेत्रफल एक दौर में हो गया था 2.28 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर हो गया था। तो कहा जाता है कि मंगोल और ब्रिटिश साम्राज्य के बाद तीसरा बड़ा साम्राज्य एक दौर में रसिया का साम्राज्य हुआ करता था। रूस के प्रमुख अगर देखा जाए जो लौह अयस्क पाए जाते हैं, लौह अयस्क की चर्चा किया जाए तो यहाँ पे कुर्स्क और मैग्नेटिक और एनामली जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये मॉस्को के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र भी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुर्स्क मैग्नेटिक एनामली क्षेत्र है। यहाँ उच्च गुणवत्ता का जो लौह अयस्क पाया जाता है, जो आयरन ओर पाया जाता है। यहाँ जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं यहाँ के मैग्नेट माउंटेन है, निजली तागिल क्षेत्र है। तो ये लौह अयस्क यहाँ पे पाया जाता है। कुर्स्क मैग्नेटिक एनामली जो क्षेत्र है, साइबेरिया का जो अंगारा नदी घाटी क्षेत्र है और ये क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र है। इसके अलावा कैरेलिया क्षेत्र है, गुरनाया सोरिया क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लोहा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रसिया के हैं। हीरा का अगर देखा जाए, हीरा कहाँ मिलता है तो जैसे हम लोग जानते हैं कि रूस हीरा का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याकुतिया क्षेत्र है, ये रूस का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक क्षेत्र है। प्लेटिनम देखा जाए तो यूराल का क्षेत्र में और नोरिल्स्क क्षेत्र में मिलता है, प्लेटिनम मिलता है। तांबा यूराल वाले क्षेत्र में मिलेगा। निकल नोरिल्स्क क्षेत्र में मिलेगा। नोरिल्स्क का होता है विश्व का सबसे बड़ा निकल भंडार वाला क्षेत्र। फॉस्फेट काला सागर वाले क्षेत्र में। पोटास यूराल और वोल्गा क्षेत्र में। नमक वोल्गा क्षेत्र से मिलता है। एल्युमिनियम यूराल और उत्तरी रूस में। सोना याकुतिया और मगदान क्षेत्र से यहाँ पर मिलेगा। हम आपको बता दें कि जो इसका पूर्वी तटीय क्षेत्र है रूस का, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में लगता है। ये ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है, यानी रिंग ऑफ फायर का ये हिस्सा माना जाता है। यदि हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें रूस के वन संपदा की करें तो रूस में विश्व का सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और विश्व का लगभग 20% वन क्षेत्र जो है वो रूस में ही पाया जाता है, दुनिया में सबसे अधिक। रूस के अगर देखा जाए तो लगभग 45% भाग पे वन क्षेत्र मिलता है, मुख्य रूप से टैगा वन मिलता है और ये रूस का सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है। और जलवायु यहाँ की देखा जाए, अगर रूस की देखा जाए तो महाद्वीपीय शीतोष्ण प्रकार की है। कुछ चर्चा हम लोग अभी आप लोग से और कर, जो रूस देश है वो 21 दिसंबर 1991 से पहले पूर्व सोवियत संघ का भाग हुआ करता था और 21 दिसंबर 1991 में राजनीतिक क्रांति के बाद सोवियत संघ 15 घटकों में टूट गया, जिसमें रूस भी एक देश बना। जो कहा जाता है पूर्व सोवियत संघ का लगभग 75% भाग रसिया के अंतर्गत ही आया और कहा जाता है इसमें जो 15 देश टूट गए, इसमें से 12 देशों ने मिलकर एक स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी इसको CIS भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय बेलारूस के राजधानी मिन्स्क में है। लेकिन इसमें 3 देश अलग हो गए, लाटविया, लिथुआनिया तथा एस्टोनिया। ये संघ में शामिल नहीं हुए और इन देशों को मुख्य रूप से संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि ये बाल्टिक तट पर स्थित है। अभी देखिएगा जो रेड कलर में आप लोग दिख रहा है, ये कमचटका प्रायद्वीप आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि 1991 से पहले रूस पूर्व सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, लेकिन 21 दिसंबर 1991 में रूस सहित 15 देश पूर्व सोवियत संघ में बन गए। रूस एक औद्योगिक देश है और कहा जाता है रूस को औद्योगिक देश से 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें एक जो सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यहाँ है कि मॉस्को औद्योगिक प्रदेश इसमें सबसे प्रमुख है। इसे सेंट्रल औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ के अगर देखा जाए जो प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख शहर हैं, उसमें एक गोर्की है,
इसका जो नया नाम है निजरी तागिल है, पुराना नाम इसका गोरकी है। इसको रूस का डेट्राइट कहा जाता है। रूस का डेट्राइट कहने का कारण ये होता है कि यहाँ पे कार उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक टूला क्षेत्र है यहाँ पे, इसको रूस का पीटर्सबर्ग या बर्मिंघम कहा जाता है। बर्मिंघम को, जो बर्मिंघम है, ये पीटर्सबर्ग जो शहर है, ये यूएसए का शहर है। ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है। तो लोहा इस्पात उद्योग का पीटर्सबर्ग को पर्याय माना जाता है, इसीलिए टूला क्षेत्र को रूस का पीटर्सबर्ग कहने का मतलब ये लौह इस्पात के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। एक इवानोवा क्षेत्र है, इसको रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का शहर है और ये सूती वस्त्र का पर्याय माना जाता है, यानी इवानोवा जो क्षेत्र यहाँ का है, यहाँ सूती वस्त्र काफ़ी लगा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का, बोल्गा औद्योगिक प्रदेश है। ये प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की अधिकता यहाँ पाई जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल्गोग्राम, पर्म, समारा, ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र हम लोग देखते हैं, यूराल औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ देखेंगे तो मैग्नेटिक गोर्स्क एक शहर है, प्रमुख औद्योगिक यहाँ का जो शहर है। इस भाग में कोयला का छोड़कर अधिकतर धातुएं इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यूराल प्रदेशी, यूराल वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ किया क्या जाता है कि कोयला को हम दक्षिणी साइबेरिया के कुजबास क्षेत्र से मंगाते हैं, और कुजबास से मैग्नीटो गोर्स्क है, लोहा उत्पादन के लिए है। ये इसको कहा जाए, जो दोनों कुजबास और मैग्नीटो गोर्स्क की बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। तो क्या किया जाता है कि कोयला कुजबास क्षेत्र से और लोहा मैग्नीटो गोर्स्क क्षेत्र से ट्रेन के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। इधर से कोयला जाता है, उधर से लोहा जाता है, यानी कुजबास क्षेत्र से कोयला आता है, मैग्नीटो गोर्स्क क्षेत्र से लोहा जाता है। तो दोनों क्षेत्रों में देखा जाए तो लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, और इसके लिए एक विशेष शटल चलाई जाती है, विशेष ट्रेन चलाई जाती है कोयला और लोहा को ढोने के लिए। इसको यूराल कुटनट कंबाइन भी कहते हैं, यानी जो ट्रेन चलाई जाती है लोहा और कोयला को ढोने के लिए एक दूसरे से क्षेत्र से, इसको यूराल कुटनट कंबाइन भी कहते हैं। कुजनेट बेसिन यानी जो कुजबास है, ये लौह इस्पात उद्योग का अधिक विकास हुआ है। मुख्यतः इसके नगर जो है नोवोसिबिर्स्क में, ये ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे का है तथा ओब नदी के जंक्शन में है। इस शहर पर बहुत से रेलवे लाइनें आकर मिलती हैं। जो नोवोसिबिर्स्क है, साइबेरिया का क्षेत्र है, इसलिए इसको साइबेरिया का शिकागो भी कहा जाता है। रूस एक प्रमुख कृषि उत्पादक भी देश है। इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर, लेकिन कृषि योग्य भूमि देखा जाए तो यहाँ केवल 13% है, और मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में इसके कृषि योग्य भूमि है। यहाँ पे जो स्टेपी क्षेत्र है, बोल्गा क्षेत्र है, काकेशस क्षेत्र है और पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र है के में कुछ हद तक खेती होती है। साइबेरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मैदान दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ मुख्य जो फसल है गेहूँ है, ये सबसे बड़ा सबसे अधिक अनाज जो उत्पादन होता है जिन फसलों का, उसमें गेहूँ मुख्य है। यहाँ का मुख्य आहार भी है गेहूँ, और विश्व का प्रमुख उत्पादक देश भी है, गेहूँ का निर्यातक देश भी है। इसके अलावा सूरजमुखी की खेती होती है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक देश है। ये यहाँ की प्रमुख तिलहन फसल है। चुकंदर, विश्व का प्रमुख चुकंदर उत्पादक भी देश है। और आपको बता दें कि यूरोपीय देशों में गन्ना नहीं होता है, चीनी से ही चुकंदर से ही चीनी बनाया जाता है, यानी शुगर बीट से ही चीनी बनाया जाता है। अन्य जो फसल होती है, कपास, जौ, तंबाकू, अंगूर, सेब आदि की भी खेती पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे होती है। रसिया में जो कृषि फर्म होते हैं उनको कोलखोज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, रसिया के जो कृषि फर्म होते हैं उनको कोलखोज कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से फल, सेब, संतरा, अंगूर की खेती भी पर्याप्त मात्रा में रूस में होती है। रूस का देखा जाए जो बैले डांस है, ये विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा रूस के बारे में कुछ अन्य जानकारियों को देखा जाए तो रूस में 11 टाइम जोन है, यानी दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन रसिया में है। अर्थात अगर हम लोग देखें, रूस के पूर्व में जो सखालिन द्वीप है, वहाँ से लेकर जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग है, यानी जो सबसे पश्चिमी भाग है सेंट पीटर्सबर्ग, और सबसे पूर्वी भाग सखालिन के बीच 11 घंटे का अंतर होता है, यानी इतना बड़ा देश है। रूस एक विविध संस्कृतियों वाला देश है। देखा जाए काला सागर, बाल्टिक सागर और नोवोसिबिर्स्क जो शहर है, इसे स्लाविक लोगों का प्रदेश कहा जाता है। स्लाविक लोगों का प्रदेश कहा जाता है। काला सागर, बाल्टिक सागर और नोवोसिबिर्स्क, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसी कारण इसे उपजाऊ त्रिभुज भी कहा जाता है रूस का। पश्चिमी साइबेरिया का जो मैदान है, यूराल तथा येनिसी नदी के मध्य, ये संसार का सबसे बड़ा समतल मैदान है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी साइबेरिया
में जो यूराल पर्वत तथा येनिसी नदी के मध्य दुनिया का सबसे बड़ा समतल मैदान पाया जाता है। लेकिन खास बात क्या है, तुषार भूमि है, परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जहाँ अस्थायी रूप से बर्फ जमी हो, तो इस कारण यहाँ पे खेती नहीं हो पाती, यानी मानव का विकास भी बहुत कम हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि चूँकि रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण रूस का तटीय भाग, यहाँ सुनामी और भूकंप की घटनाएं, ज्वालामुखी की घटनाएं अक्सर होती रहती है। जैसा अभी सुनामी की घटना कमचटका प्रायद्वीप में आए भूकंप के कारण अभी हुई थी, तो इसके जो पूर्वी तटीय भाग यानी प्रशांत तटीय भाग है, यहाँ अक्सर सुनामी, ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं, जैसा आप लोग को चित्र में भी दिखाया जा रहा है। कुछ चर्चा रूस की ओर कर लिया जाए। जनसंख्या लगभग 14.5 करोड़, जो विश्व की लगभग 1.8% है। घनत्व बड़ा कम है, 9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हम आपको बता दें कि मोटे तौर पे हम लोग सब कह सकते हैं कि 75% जो जनसंख्या है ये यूरोपीय रूस में रहती है और 25% जनसंख्या एशियाई रूस में रहती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रफल है वो 77% एशिया वाले भाग में है और 23% ही यूरोप वाले भाग में है। ये बहुजातीय देश है, 190 से अधिक जातियां यहाँ पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें जो रूसी है, जिसको हम स्लाविक पीपल कहते हैं, लगभग 77%, ततार लगभग 3.5%। इसके अलावा याकूत, यूक्रेनी, चेचेन, अन्य प्रजातियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ प्रमुख जनजातियों की रूस की अगर बात की जाए तो चुकची, युकागीर और एबेंक हैं। धर्म यहाँ का ईसाई, लगभग 70% लोग यहाँ का ईसाई धर्म मानते हैं। इसके अलावा 10 से 12% मुसलमान धर्म यानी इस्लाम धर्म मानते हैं। इस्लाम धर्म वाले जो प्रमुख लोग रहते हैं वो ततारस्तान और चेचनिया क्षेत्र है, वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। 75% जनसंख्या शहरों में रहती है। और आपको बता दें कि जो इतना बड़ा देश होने के बावजूद लगभग 14 करोड़ आबादी है रसिया की, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है, अर्थात रूस की जो जनसंख्या है वो लगातार घट रही है। भाषा यहाँ का देखा जाए तो मुख्य रूप से रूसी भाषा लोग बोलते हैं। इसके अलावा 100 से अधिक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। एक चर्चा थोड़ी कभी कभी होती है, यहाँ एक बंदरगाह है, मरमास्क बंदरगाह है। ये बेरेंट सागर यानी आर्कटिक सागर तट पर है, स्थित है। ये चूँकि आर्कटिक सागर पे है, ठंडियों में इसको बर्फ़ से जम जाना चाहिए। जो इधर इस साइड के जो आर्कटिक सागर के बंदरगाह हैं ठंडियों में बर्फ़ से जम जाते हैं, लेकिन गल्फ स्ट्रीम धारा के प्रभाव के कारण यह बंदरगाह पूरे साल बर्फ़ रहित रहता है, अर्थात पूरे साल पानी के जहाज़ों का आवाजाही यहाँ बनी रहती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा का, जलधारा का प्रभाव सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है, तो मरमस्क बंदरगाह को मिलता है। ये बेरेंट सागर पे है और यहाँ पे रूस का एक नौसैनिक अड्डा भी बना हुआ है, बरमस जो बंदरगाह है। इस तरीके से आप लोगों को जो जानकारी आज दी गई वो रूस देश के बारे में दी गई, जो दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। इसके अलावा चीन के साथ साथ इसकी भी 14 देशों से रिकॉर्ड सीमा लगती है। एक और बता दें, विश्व में 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा 3 महासागरों से लगती है, जैसे जो रूस है, कनाडा है, यूएस है। रूस, कनाडा और यूएसए की जो सीमा है 3 महासागरों से लगती है। जैसे हम आपको बताएं कि जो रूस की सीमा प्रशांत महासागर से भी लगती है, अटलांटिक महासागर से भी लगती है और आर्कटिक महासागर से भी लगती है, यानी 3 महासागरों से लगती है। इसी प्रकार कनाडा और यूएसए की भी सीमा 3 महासागरों से लगती है। 3 ही ऐसे देश हैं जिनकी सीमा 3 महासागरों से लगती है।